दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो बीटीएस पर बनाई थी। अब लोगों की फरमाइश पर उनकी एक और वीडियो हाजिर है। इसे एंजॉय करें। बीटीएस ख्वाबों से हकीकत तक। बीटीएस की कहानी 2010 में शुरू हुई जब बिग हिट एंटरटेनमेंट के बानी बांग शी-ह्विक ने एक ऐसे बॉय बैंड का तसव्वुर किया जो न सिर्फ मौसीकी और डांस में माहिर हो बल्कि एक गहरी कहानी और जिंदगी बदलने वाले पैगामात भी दे। इस वक्त के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े इदारों का राज था और एक नए ग्रुप के लिए अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल था। बिग हिट एंटरटेनमेंट एक छोटा इदारा था जिसके पास ना तो ज्यादा वसाइल थे और ना ही ताकतवर कनेक्शंस। बीटीएस के सफर की शुरुआत ही मुश्किलात और जिदोजहद से हुई। इब्तिदा में ये ग्रुप एक हिप हॉप बैंड के तौर पर तैयार किया जा रहा था, जहां अंडरग्राउंड रैपर्स और आइडल ट्रेनीज को शामिल किया जाना था। सबसे पहले RM कनम नामजून को मुंतखब किया गया, जो पहले ही एक जबरदस्त अंडरग्राउंड रैपर थे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीगर मेंबर्स भी शामिल होते गए। शोगा, जो कि पहले ओ गुल्लू साउंड के नाम से एक अंडरग्राउंड रैपर थे, इस बैंड का हिस्सा बने और फिर जे होप, जो कि एक तजर्बाकार स्ट्रीट डांसर थे, भी टीम में शामिल हो गए। लेकिन बीटीएस सिर्फ रैप ग्रुप नहीं था, उन्हें एक मुकम्मल परफॉर्मेंस ग्रुप के तौर पर तैयार किया जा रहा था। इसके बाद मजीद मेंबर्स का इंतखाब किया गया। जिन, जो कि एक अदाकारी के तालिबे इल्म थे, जमन, जो कि एक क्लासिकल कंटेम्प्रेरी डांसर थे, वी, जो कि महज किस्मत के बिल बोते पर एक दिन ऑडिशन देखने गए और आखिरकार ग्रुप में शामिल हो गए, और सबसे छोटे जोंग काक, जो कई बड़ी एजेंसियों की तरफ से पेशकश के बावजूद बिग हिट में शामिल हुए क्योंकि उन्हें RM की लीडरशिप से मुतासरा महसूस हुआ। ट्रेनिंग का दौर सख्त और कठिन था। बीटीएस के मेंबर्स को सिर्फ गाना और डांस नहीं सीखना था, बल्कि उन्हें इस सख्त और मुकाबला भरे इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त भी बनानी थी। उनके पास ना अच्छे रहने के हालात थे, ना ज्यादा पैसे। वो एक छोटे से कमरे में इकट्ठे रहते, दिन भर मश्क करते और कई बार उनके पास खाने के लिए भी कुछ ना होता। लेकिन उनके ख्वाब बड़े थे और उनका अज़्म उन मुश्किलात से कहीं ज्यादा ताकतवर था। 2013 में बीटीएस ने अपने पहले एल्बम दो कूल चार स्कूल के साथ डेब्यू किया। ये दौर ऐसा था जब नए ग्रुप के लिए नाम कमाना आसान नहीं था। इंडस्ट्री में बड़े बड़े ग्रुप्स पहले ही मौजूद थे, जो कि न सिर्फ मशहूर थे बल्कि उनके पीछे मजबूत एजेंसीज भी थीं। बीटीएस को शुरू में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी शनाख्त बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखी। उनका म्यूजिक दूसरे आम पॉप गानों की तरह सिर्फ मोहब्बत पार्टियों के बारे में नहीं था, बल्कि इसमें नौजवानों की मुश्किलात, समाजी मसाइल और खुद को पहचानने की जिदोजहद के बारे में गहरे अल्फाज थे। उनका अगला एल्बम RUL 8-2 आया, जिसमें उनकी यही सोच मजीद वाज़े हुई। मगर असल पहचान उन्हें स्कूल लव अफेयर और डार्क वाइल्ड से मिली, जहां उनकी मौसीकी ज्यादा पुख्ता होने लगी। आई नीड यू ने उन्हें पहली बार बड़ा ब्रेक थ्रू दिया और फिर ईरान और दोप जैसे गाने उन्हें आलमी सतह पर पहचान दिलाने लगे। 2016 में द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ सीरीज के साथ बीटीएस की मौसीकी एक नए सफर पर रवाना हुई। ये एल्बम सिर्फ गानों का मजमुआ नहीं थे, बल्कि इनमें एक पूरी कहानी छपी थी, जिसे बीटीएस यूनिवर्स कहा जाने लगा। उनके गानों में गहरे मफहूम, फलसफियाना मौज़ूआत और जिंदगी के हकीकी मसाइल शामिल थे, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल ने खुद को उनसे जाड़ा हुआ महसूस किया। लेकिन असल कामयाबी 2017 में मिली, जब बीटीएस ने लव योरसेल्फ सीरीज का आगाज किया। DNA, फेक लव और आइडा जैसे गानों ने उन्हें बैन अल-अक़वामी शोहरत दिला दी। वो अमरीकी म्यूजिक इंडस्ट्री में दाखिल होने वाले पहले कोरियन ग्रुप बने जिन्होंने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में जीत हासिल की। फिर बॉ विथ लव और डायनामाइट जैसे गाने आए, जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बैंड में तब्दील कर दिया। बीटीएस की कामयाबी सिर्फ उनके म्यूजिक की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके मुनफरिद पैगाम की वजह से भी थी। उन्होंने आई लव माई सेल्फ मुहिम का आगाज किया, जो नौजवानों को खुद से मोहब्बत करने का पैगाम देती थी। वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी शामिल हुए और नौजवान नस्ल के लिए मुस्बत पैगामात दिए। आज बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक बैंड नहीं, बल्कि एक आलमी सकाफती तहरीक है। उन्होंने को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया और साबित किया कि सच्ची मेहनत, खुलूस और अज़्म के साथ कोई भी ख्वाब पूरा किया जा सकता है। उनकी कहानी एक छोटे गैर मरूफ ग्रुप से लेकर दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक बैंड तक के सफर की कहानी है। बीटीएस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनका सफर मुसलसल जारी है,
चाहे वो बतौर ग्रुप हो या इनफरादी सतह पर। जब उन्होंने 2022 में अपने ग्रुप एक्टिविटीज़ को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया ताकि वो अपनी लाजमी फौजी सर्विस पूरी कर सकें, तो उनके मद्दा, जिन्हें आर्मी कहा जाता है, जज्बाती ज़रूर हुए, मगर बीटीएस के वादे पर यकीन रखा कि वो 2025 में दोबारा इकट्ठे होंगे। इस दौरान हर मेंबर ने अपनी इनफरादी शनाख्त को मज़ीद निखारने का फैसला किया। RM, जो हमेशा गहरी शायराना सोच रखने वाले शख्स थे, ने अपने सोलो एल्बम इंडिगो ओ में एक ऐसी मौसीकी पेश की जो फलसफियाना और रूहानी मौज़ूआत पर मुश्तमिल थी। शोगा, जो पहले ही अपने अगस्त डी सोलो प्रोजेक्ट के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके थे, ने अपना मुकम्मल सोलो एल्बम ऊडीडी रिलीज़ किया, जो जिंदगी, जिदोजहद और कामयाबी के उतार चढ़ाव की कहानी बयान करता था। जे होप, जो हमेशा एक तवानाई और खुशी से भरपूर शख्सियत रहे हैं, ने ए जैक इन द बॉक्स ओ के जरिए अपने फनकाराना तजर्बात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, जबकि ऊ आर्सन और चमो जैसे गानों ने उनके गहरे और मुनफरिद म्यूजिक स्टाइल को मजीद नुमाया किया। जमन ने अपने सोलो डेब्यू एल्बम फेस ऊ के जरिए एक नए अंदाज में अपनी शनाख्त बनाई। उनके गाने ओ लाइक क्रेजी ऊ ने बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, और वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले कोरियन सोलो आर्टिस्ट बन गए। वी, जो अपनी पुरकशिश आवाज और मुनफरिद अंदाज की वजह से हमेशा नुमाया रहे, ने ए लेओवर रिलीज किया, जो जाज और R&B की एक दिलकश शक्ल में ढला हुआ था। सबसे छोटे मेंबर जोंग काक ने अपनी आलमी मकबूलियत का भरपूर फायदा उठाते हुए E7, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू और 3D जैसे हिट गाने रिलीज किए, जो न सिर्फ कोरिया बल्कि आलमी सतह पर भी मशहूर हुए। जोंग काक ने अपनी मौसीकी के जरिए एक नए इंटरनेशनल पॉप स्टार के तौर पर अपनी जगह बना ली। बीटीएस के हर मेंबर ने अपनी फौजी सर्विस का आगाज मुख्तलिफ औकात में किया, और 2023 के आखिर तक तमाम मेंबर्स अपनी खिदमात सरंजाम देने लगे। इस दौरान बीटीएस के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुरानी यादों, तस्वीर और वीडियोस को शेयर किया जाता रहा ताकि उनके मद्दाहों के साथ उनका रिश्ता बरकरार रहे। 2025 का साल आर्मी और बीटीएस दोनों के लिए बहुत अहम था। जैसे जैसे उनकी वापसी का वक्त करीब आ रहा था, दुनिया भर में उनके मद्दा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीटीएस एक बार फिर एक साथ स्टेज पर वापस आएंगे। उनकी वापसी के हवाले से बेशुमार क़ियास आराइयां हो रही थीं। क्या वो एक नया एल्बम लाएंगे? क्या वो एक बड़ा आलमी टूर करेंगे? वो किसी खास मेगा इवेंट के जरिए अपने कम बैक का ऐलान करेंगे? आखिरकार 2025 में जब तमाम मेंबर्स ने अपनी फौजी खिदमात मुकम्मल कर लें, तो बीटीएस ने एक रियूनियन कॉन्सर्ट का ऐलान किया, जो न सिर्फ कोरिया बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाला था। जैसे ही टिकट सेल के लिए पेश किए गए, चंद ही लम्हों में सब फरोख्त हो गए, जिसने ये साबित कर दिया कि बीटीएस की मकबूलियत में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई। कंसर्ट के दिन जैसे ही स्टेज की लाइट्स रोशन हुईं और स्क्रीन पर बीटीएस के सातों मेंबर्स नजर आए, मद्दाहों की खुशी दीदनी थी। जैसे ही उन्होंने अपना पहला गाना गाया, वो जज्बाती मनाजिर थे, आंखों में आंसू, दिलों में खुशी और हर तरफ एक नई उम्मीद। ये कंसर्ट न सिर्फ उनकी वापसी का ऐलान था, बल्कि इस बात का सबूत भी था कि बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं, बल्कि एक ऐसी तहरीक है जो वक्त के साथ मजीद मजबूत होती जा रही है। बीटीएस ने 2025 में अपने नए एल्बम का ऐलान किया, जिसमें उनके पिछले तजुर्बात, उनकी जिदोजहद और उनकी मोहब्बत को बयान किया गया। उनका म्यूजिक पहले से ज्यादा पुख्ता और गहरा हो चुका था। जैसे ही नया एल्बम रिलीज हुआ, दुनिया भर में एक नया म्यूजिक इनकलाब आया, और एक बार फिर बीटीएस ने अपने मकाम को साबित किया। ये कहानी सिर्फ बीटीएस की नहीं, बल्कि उनके मद्दाहों, उनके ख्वाबों और इस यकीन की है कि अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। आज भी बीटीएस सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक तहरीक, एक जज्बा और एक ऐसी उम्मीद है जो लाखों दिलों में जिंदा है। उनकी कहानी जारी है और शायद कभी खत्म ना हो, क्योंकि जब तक आर्मी है तब तक बीटीएस की रोशनी भी चमकती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।